Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss about what makes an election democratic. और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। आप देखिए, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। बहुत तरीके होते हैं इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। दोनों टाइप की कंट्रीज इलेक्शंस कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक है। आपने जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था जहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं पर उसको हम एक्चुअली में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं बोल सकते। डेमोक्रेटिक वर्ड जिसमें ऐड हो जाता है उसमें क्या चीज़ कॉमन हो जाती है, उसमें डेमोक्रेटिक मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट इज़ मेड बाय द पीपल्स कॉन्सेंट, मीन्स जहाँ पर लोगों के द्वारा बनाई जाती है गवर्नमेंट, वो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं? अब जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था चाइना में क्या था, अगर किसी पर्सन को इलेक्शंस कंटेस्ट करना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो उस पर्सन को अप्रूवल चाहिए। कौन सी पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का। तो आप ये देखिए, अगर जिस पर्सन को भी इलेक्शन में कंटेस्ट करना है और उसको कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए, तो हर बारी जो मेंबर चूज होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा, दूसरी पार्टी को कभी भी चांस नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर इलेक्शंस तो हो रहे हैं एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल के बाद, पर हम उन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। ऐसा ही चांस हुआ था मैक्सिको में। मैक्सिको में भी एक ही पार्टी कितने सालों से वर्क कर रही है, दैट इज़ PRI, मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वही अब तक चलती आ रही है। और वो पार्टी करप्ट प्रैक्टिसेस या गलत तरीके से इलेक्शंस को विन करती है, तो उस टाइप के इलेक्शंस को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो होते हैं जहाँ पर इलेक्शंस कुछ कंडीशंस हैं उनको फिलफिल करें, तभी हम उन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। तो हेयर आर सम कंडीशंस विच मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डिस्कस करते हैं हम इन सम कंडीशंस के बारे में। नंबर 1, everyone should have right to choose representative, मीन्स हर पर्सन के पास राइट होना चाहिए, मीन्स एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, कि उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज करे विदाउट एनी फोर्स। और यहाँ पर हर पर्सन के पास 1 वोट होना चाहिए एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। स्टूडेंट, अगर आप अपने साथ अपनी NCERT की बुक रखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सारा टॉपिक वहीं से कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर रियल चॉइस टू द वोटर्स, मीन्स जहाँ पर कुछ ऐसा हो कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, मतलब हमारे पास कुछ चॉइसेस होनी चाहिए जिसमें से हम अच्छी तरह से चुनाव कर सकें, मीन्स रियल चॉइसेस ऑफर करें। क्योंकि अगर डिफरेंट पार्टीज़ हैं, अगर उन सबकी सेम पॉलिसीज़ हैं, तो हमारे पास रियल चॉइस नहीं बचती कि हम किसको सिलेक्ट करें। और अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं तो उनमें भी चॉइस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए चॉइसेस जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए लोगों के पास, ताकि वो आसानी से अपने जो कैंडिडेट है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चुन सकें। थर्ड पॉइंट है, चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय conducting elections after a certain period, means लोगों के पास जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करने के लिए एक मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड होना चाहिए। डिफरेंट टाइम पीरियड में जैसे 5 साल हो गए हैं, 5 साल के बाद फिर इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं है कि एक ही सरकार है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती जा रही है और कोई चेंज नहीं है उस गवर्नमेंट में। तो हर एक सर्टेन पीरियड के बाद चॉइसेस देने चाहिए, मतलब डिफरेंट कैंडिडेट्स वहाँ पर होने चाहिए, ताकि लोग उनमें से
अपने लीडर को सिलेक्ट कर सके। हम ये रेगुलर इंटरवल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर पहले वाली गवर्नमेंट ने ढंग से वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उस गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और ऐसा ही होना चाहिए जिस कैंडिडेट को लोग पसंद कर रहे हैं, जिनको उन्होंने हाईएस्ट वोट दिए हैं और जिस पर्सन को उन्होंने जिताया है, उसी पर्सन को ही वही पर्सन ही सिलेक्ट होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, मीन्स इलेक्शन को प्रॉपर वे से कंडक्ट कराना चाहिए। कोई भी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, डर्टी ट्रिक्स हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग हो गई या ब्राइब वगैरह देना, वो तरीके यूज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक इलेक्शन कमिश्नर के अंडर होना चाहिए जिसका किसी के मतलब उस पर्सन के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शंस भी फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो हम उन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें इन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशंस हैं, इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 वोट 1 वैल्यू, रेगुलर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और पॉलिटिकल कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स से आपका 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एनी 3 and 5 कंडीशंस विच मेक इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन और यू कैन से दैट इलेक्टोरल कंपटीशन। थैंक यू।